ये कहानी है एक छोटे से गांव सीतलपुर की, जहां पर बिरजू अपने पिता हीरालाल के साथ रहा करता था। बिरजू की मां बिरजू को जन्म देते समय ही चल बसी थी। बचपन से ही बिरजू की देखभाल उसके पिता हीरालाल ने की थी और अब समय के साथ साथ हीरालाल बूढ़ा हो चला था। ऐसे ही एक दिन, पिताजी उठो। पिताजी, आपको तो बहुत तेज जुकाम है। रुको पिताजी, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर बिरजू गांव के वैद्य को बुलाने चला जाता है। वैद्य का हीरालाल की जांच करना। देखो बिरजू, इनकी उम्र अब हो चली है। अब इनका बच पाना मुश्किल है। जब तक ये जिंदा हैं, इनके साथ ही रहो। नहीं वैद्य जी, मैं अपने पिताजी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इन्हें किसी भी तरह ठीक कराऊंगा। देखो बिरजू, मुझे जो कहना था वो कह दिया। अब भगवान की मर्जी है। अभी के लिए तो मैं इन्हें कुछ दवाई दे देता हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। इतना कहकर वैद्य बिरजू को कुछ दवाई दे देता है और वहाँ से चला जाता है। छोड़ बिरजू, वैद्य जी की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाकर बैठ। उन्हें तो छोटी सी बीमारी को भी बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत होती है। हीरालाल भले ही बिरजू को तसल्ली दे रहा था, लेकिन वो भी जानता था कि वैद्य ने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है और कहीं न कहीं यह बात बिरजू भी समझ रहा था। लेकिन उस समय बिरजू ने कुछ नहीं कहा और अपने पिता को दवा देने के बाद लकड़ियाँ काटने चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद बिरजू को कुटुब आते हुए दिखाई देता है। कुटुब बिरजू का इकलौता दोस्त था। दोनों दोस्त मिलकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे। कुटुब, पिताजी की हालत बहुत खराब है। वैद्य जी ने बताया है कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ भी करके जंगल से ज्यादा लकड़ियाँ काटनी होंगी और अपने पिताजी का इलाज कराना होगा। चल बिरजू, अभी कुछ समय के लिए तू मेरे भी लकड़ियाँ ले लेना और अपने पिता का इलाज कराना। तू चिंता मत कर, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया दोस्त, लेकिन अगर हम जंगल के बाहर से ही लकड़ियाँ काटेंगे तो हमें ज्यादा लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। हमें जंगल की गहराई में जाना होगा। चल ठीक है, तब हम जंगल की गहराई से ही लकड़ियाँ काटेंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ पेड़ दिखाई देते हैं और दोनों वहां पर लकड़ियां काटने लगते हैं। धीरे धीरे दोपहर का समय हो जाता है। चल कुटुब, खाना खा ले। हाँ भाई, आज तो काम करके अभी से थक गया, लेकिन आज काफी ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई है और शाम तक तो और भी काट ही लूंगा। सच में, अब हम रोज यही आएंगे। यहाँ काफी लकड़ियाँ है। चल उस पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं। लेकिन भाई, कितना बड़ा है वो पेड़? इतना बड़ा पेड़ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ भाई, मुझे भी ये बड़ा अजीब लग रहा है। चल जरा मैं देखता हूँ। इतना कहकर दोनों उस पेड़ के पास जाने लगते हैं कि तभी वहाँ अचानक से एक बाबा आ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम्हें नहीं पता कि इस पेड़ के पास जाना कितना खतरनाक है? आज तक जो कोई भी इस पेड़ के अंदर गया है, वो कभी वापस लौटकर नहीं आया है। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? भला कोई इंसान एक पेड़ के अंदर कैसे जा सकता है? और अगर ऐसा है तो हम जरूर जाएंगे इसके अंदर। शायद हमें इसके अंदर कुछ हमारे काम की चीज मिल जाए। अगर तुम्हें नहीं माननी मेरी बात तो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम लोग वापस नहीं आ सके तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग जिंदा बच आए तो तुम्हारी जिंदगी जरूर बदल सकती है। मैंने सुना है कि इसके अंदर एक पूरी दुनिया बसी है और वहाँ तुम्हें शायद कुछ काम की चीज मिल सके। उस बाबा की बातें सुनकर बिरजू और कुटुब को लगता है कि शायद उन्हें एक बार अंदर जरूर जाना चाहिए। बिरजू भी यही सोच रहा था कि उसे अपने पिता के लिए कोई इलाज मिल जाए।
इसलिए वह भी अंदर जाने के लिए तैयार नजर आ रहा था। इसी सोच के साथ दोनों उस पेड़ के अंदर जाने की इजाजत बाबा से मांगते हैं। बाबा, आप हमें इसके अंदर जाने का रास्ता बताइए। हम इसके अंदर जरूर जाएंगे। शायद वहाँ हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे काम का हो। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये ध्यान रखना कि वहाँ पर तुम्हें हमेशा अच्छे बनकर रहना है। कभी भी अपने दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं आने देना है और तुम्हें सबकी मदद करनी है। इतना कहकर वो बाबा एक मंत्र बड़बड़ाते हैं और उस पेड़ के अंदर जाने का एक रास्ता खुल जाता है। दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। कितने आत्मविश्वासी है ये दोनों। जरूर ये वहाँ से बाहर निकल आएंगे और मुझे मुक्ति भी दिलाएंगे, साथ ही मुझे अपने साथ भी ले जाने का काम करेंगे। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं। ये कहाँ आ गए हम? कुतुब और बिरजू अभी जहाँ खड़े थे वहाँ पर चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था और कुछ मिट्टी के घर बने हुए थे। गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कभी बारिश हुई ही नहीं थी। दोनों दोस्त कुछ दूर मौजूद एक घर के पास चले जाते हैं और उन्हें वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई देता है। बाबा, आपके गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा और यहाँ इतना सूखा क्यों है? क्या तुम लोग गांव में नए आए हो? हाँ बाबा, हम एक पेड़ के जरिए यहाँ पर आए हैं। मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरा नाम हरीश सिंह है। मैं हरीशपुर राज्य का राजा हुआ करता था, लेकिन जब से मेरे मंत्री ने मुझे धोखा देकर मेरी गद्दी हड़प ली है, तब से इस हरियाली वाले राज्य में सूखे का मातम छा गया है। महाराज, हमें क्षमा कीजिएगा, मैंने आपसे सीधे सीधे ऐसे बात की। कोई बात नहीं। अब वैसे भी मैं इस राज्य का राजा नहीं रहा, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लोग मेरे घर के ही अंदर आए, नहीं तो दूसरे लोग तुम्हें पैसों के लिए उस गद्दार मंत्री के पास ले जाते और वो तुम दोनों को मौत की सजा सुना देता। अच्छा महाराज, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे आप अपने राज्य के एक बार फिर से महाराज बन सके? हाँ, ऐसा संभव तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक जंगल है जो हमारे ही राज्य के अंदर आता है, लेकिन वो एकदम हरा भरा है और ऐसा वहाँ मौजूद एक जादुई घोड़े की वजह से है। अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो हम अपने राज्य को एक बार फिर से अपने अधीन कर लेंगे, लेकिन उसे मनाना बहुत कठिन है। कोई बात नहीं महाराज, मैं वहाँ एक बार जरूर जाऊंगा और उस जादुई घोड़े को अपने साथ आने के लिए मना लूंगा। नहीं, रहने दो। तुम दोनों को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वैसे तुम दोनों यहाँ आए किस लिए थे? जी महाराज, मैं यहाँ अपने पिता का इलाज ढूंढने आया था। बाहर एक बाबा थे, उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें तुम्हारे काम की चीज जरूर मिल जाएगी। वैसे क्या हुआ है तुम्हारे पिता को? और जो कुछ भी आज तक बिरजू के साथ हुआ था उसने वो सब हरीश सिंह को बता दिया। कुतुब ने भी अपनी गरीबी के बारे में और अपने पिता के बचपन में ही गुजर जाने के बारे में बता दिया। दोनों की इतनी कठिनाई भरी जिंदगी सुनकर महाराज को बड़ा ही दुख हुआ। देखो बिरजू, मेरे महल में एक बहुत ही काबिल वैद्य है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन अभी सब मंत्री के अधीन है और कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा राज्य मेरे हाथों में होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता और तुम्हें धन भी दे देता, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हरीश सिंह की बातें सुनकर बिरजू को अपने पिता के ठीक होने का एक रास्ता नजर आने लगा था और उसी उमंग में उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं अब तो आपका राज्य किसी भी तरह आपको दिलाऊंगा।
बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि अपने पिता को ठीक करा सकूं। इतना कहकर दोनों बिना देर किए उस जादुई घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर ऐसे ही चलने के बाद क्या बिरजू, हम लोगों ने महाराज की मदद करने का फैसला कर कोई गलती तो नहीं कर ली? नहीं कुटुब, हम महाराज की मदद जरूर करेंगे और उस जादुई घोड़े को ढूंढेंगे। और वैसे भी महाराज ने वादा किया है ना कि अगर वो एक बार अपने राज्य के राजा बन गए तो वो हमारी मदद करेंगे। हाँ भाई, तूने एकदम सही कहा, लेकिन अभी मुझसे और चला नहीं जाता। मैं बहुत थक गया हूँ। चल कुछ देर आराम कर लेते हैं। हाँ कुटुब, थक तो मैं भी गया हूँ। चल कुछ देर उस पेड़ के पास बैठकर आराम कर लेते हैं। इतना कहकर दोनों एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे न जाने कब उनकी आंख लग जाती है। ये कहाँ आ गए हम? हाँ बिरजू, ये तो बिल्कुल अलग ही जगह है। यहाँ चारों तरफ इतनी हरियाली कैसे हो गई? अभी तक जिस पेड़ के नीचे हम बैठे थे वो भी तो लगभग सूखा हुआ था। लगता है कि हम उस जादुई घोड़े के इलाके में हैं, नहीं तो यहाँ पर इतनी हरियाली नहीं होती। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें अपनी ही उम्र का एक आदमी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वह बिरजू और कुटुब के पास आकर कहता है, कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या कर रहे हो? जी, हम दूसरी जगह से यहाँ आए हैं और हम यहाँ महाराज हरीश सिंह की मदद करने के लिए आए हुए हैं। कैसी मदद? उस आदमी के पूछने पर बिरजू ने उसे सब कुछ बता दिया जो महाराज हरीश सिंह ने कहा था। बिरजू की बातें सुनकर वह आदमी बिरजू से कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। महाराज हरीश सिंह को उनके मंत्री ने धोखा दिया और उनका सारा राजपाट हड़प लिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि महाराज खुद यहाँ आकर उस घोड़े को लेने क्यों नहीं आए? उस आदमी की बातें सुनकर बिरजू और कुटुब दोनों गहरी सोच में पड़ गए। ज्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ क्यों। वो जो जादुई घोड़ा है जिसे तुम लोग अपने साथ ले जाने आए हो, असल में वो एक जादूगर है। वो महाराज हरीश सिंह का मित्र हुआ करता था, लेकिन मंत्री की साजिश के तहत दोनों अलग हो गए। मंत्री जानता था कि अगर वो इन दोनों दोस्तों को अलग नहीं करेगा तो राजा का सिंहासन पाना उसके लिए नामुमकिन होगा। इसीलिए उसने सबसे पहले दोनों दोस्तों के बीच मनमुटाव पैदा किया और दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया। उसी पर महाराज ने अपने जान से भी प्रिय मित्र को उस समय राज्य से दूर रहने का आदेश दे दिया। उस आदमी की बातें सुनकर बिरजू और कुटुब दोनों समझ गए कि आखिर महाराज हरीश सिंह यहाँ खुद क्यों नहीं आए, क्योंकि गलती तो आखिरकार महाराज हरीश सिंह की ही थी। वैसे आप हैं कौन और आप महाराज और उस जादुई घोड़े के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अभी तुम सीधे आगे जाओ, वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उसमें जाकर देखना, तुम्हें वो जादूगर मिल जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर बिरजू और कुटुब बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है जो हरी भरी घास चर रहा था। प्रणाम महाराज हरीश सिंह के प्रिय मित्र। बिरजू के मुंह से महाराज हरीश सिंह का नाम सुनते ही वो घोड़ा जो अभी अपनी घास खा रहा था अचानक से एक इंसान में परिवर्तित हो जाता है। तुमने उस कमबख्त का नाम मेरे साथ कैसे जोड़ दिया? अभी तो उसने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया था, होगा ना वो खुश? वो आदमी भले ही गुस्से में यह कह रहा हो, लेकिन बिरजू और कुटुब दोनों समझ पा रहे थे कि उसके अंदर हरीश सिंह के लिए कितना आदर है। जी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है।
और जो आप दोनों आज अलग हो वो दरअसल महाराज के एक खास मंत्री की साजिश थी। उन्होंने ही आप लोगों को अलग किया जिससे वो खुद राजा बन सके, और आपके जाने के बाद ही उसने तख्तापलट कर दिया और राजा बन गया तथा महाराज को महल से निकाल दिया। बिरजू की बातें सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या ऐसा कौन कर सकता है मेरे दोस्त के साथ? चलो अभी ले चलो मुझे हरीश के पास। इतना कहने पर वो जादूगर, जिसका नाम किरण था, उसने अपनी उंगली की एक चुटकी बजाई और तीनों महाराज हरीश सिंह की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। अपने मित्र को बहुत दिनों बाद देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। क्यों हरीश, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे जरा भी बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे बताता? मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कैसे आ सकता था? चल भूल जा अभी जो कुछ भी हुआ, चल अपने महल चलते हैं। इतना कहकर किरण अपनी उंगली से एक चुटकी बजाता है और सभी लोग राज्य दरबार में पहुंच जाते हैं। किरण और हरीश सिंह को देखकर जिस मंत्री ने उन्हें अलग किया था, जिसका नाम था नरेश, वो डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और सभी सैनिकों को आदेश देता है कि वो जाकर उन दोनों को पकड़े। लेकिन अपने पुराने महाराज और किरण को एक साथ देखकर कोई भी सैनिक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। नरेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को राजा के पद से हटाने की? इतना कहकर किरण अपनी जादुई शक्तियों से नरेश को हमेशा के लिए गायब कर देता है और एक बार फिर से महाराज हरीश सिंह को राजा बना दिया जाता है और जितने भी गद्दार महल में थे उन्हें भी कारागार में डाल दिया जाता है। महाराज के वचन के अनुसार बिरजू के पिता, जिन्हें असाध्य बीमारी थी, उनका इलाज जादूगर किरण और महाराज के वैद्य मिलकर करते हैं और हीरालाल एकदम से ठीक हो जाते हैं। महाराज हरीश सिंह कुतुब और रामू को खूब सारा धन देते हैं और तभी चलो आखिरकार सब ठीक हो ही गया। गुरुजी, हाँ मैं ही हूँ। उस बाबा को देखकर कुतुब और रामू दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप तो वही बाबा हो ना जो हमें उस पेड़ के पास मिले थे। हाँ, मैं वही हूँ और मैं वही आदमी भी हूँ जो तुम्हें जंगल में मिला था, लेकिन वो सिर्फ मेरी परछाई थी। मैं असल में उस पेड़ के अंदर जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा बताया कि तुम इस पेड़ के अंदर आओ जहाँ ये पूरी दुनिया बसी है, और महाराज हरीश सिंह और किरण को एक साथ लाओ ताकि एक बार फिर से महाराज हरीश सिंह का शासन हो सके और राज्य एक बार फिर से हरा भरा हो सके। और अब एक बार फिर से हरीशपुर हरा भरा हो भी गया है। उन बाबा की बात सुनकर रामू और कुतुब दोनों को सब समझ आ जाता है। हरीश सिंह को भी पता चल जाता है कि गुरुजी उन्हें बचाने क्यों नहीं आए। बिरजू और कुतुब को भी ये समझ आता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब पहले से तय किया गया था। ठीक है महाराज, अब मेरे पिताजी भी ठीक हो गए हैं। हम अपने घर वापस चलना चाहते हैं, इजाजत दीजिए। इतना कहकर बिरजू गुरुजी को देखता है और गुरुजी सब समझ जाते हैं। वे एक मंत्र पढ़ते हैं। कुतुब और बिरजू और उसके पिता अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका घर अब एकदम आलीशान हो चुका था और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख, हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। दूसरों की मदद करने का अवसर कभी भी नहीं गंवाना चाहिए।